वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे ओयो की, डिफेंस सेक्टर, यूपीआई, रिलायंस कैपिटल, बजाज कैपिटल, अडानी ग्रुप और पावर सेक्टर के बारे में। सबसे पहली न्यूज है ओयो की। ओयो ने अनाउंस किया है कि वो यूएस बेस्ड G6 हॉस्पिटैलिटी के डिजिटल एसेट्स को ग्रो करने के लिए $10 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। ओयो ने अभी हाल में ही मोटेल 6 और स्टूडियो 6 ब्रांड्स को ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट से $525 मिलियन में अक्वायर किया था ताकि यूएस मार्केट में वो अपनी प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ा सके। ओयो का प्लान है कि 2025 तक मोटेल 6 और स्टूडियो 6 के 150 नए होटल्स ऐड करे, खासकर टेक्सास, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया और एरिजोना में। और मैं आपको ये बता दूं, मोटेल 6 और स्टूडियो 6 यूएस के होटल चेन से जो अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करते हैं। हाउस यानी कि वहां पे आप जाके रह सकते हो। जैसे ओयो में जब आप होटल बुक करते हो वहां जाके रह सकते हो, वैसे ही वहां भी होटल रूम्स ये दोनों ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं। ओयो मोटेल 6 वेबसाइट और MY6 ऐप पर फोकस करेगा और समर सीजन से पहले इनका प्लान है कि ये टोटल डाउनलोड्स 4 गुना से ज्यादा बढ़ा दें। और ओयो ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप भी उठाया है। ओयो एडवांस डिजिटल टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म के साथ डायरेक्ट पार्टनरशिप करने वाला है। वैसे आपने लाइफ में ओयो कितनी बार यूज किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हम आगे बढ़े इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अगली न्यूज है यूपीआई से रिलेटेड। एनपीसीआई ने एक नया रूल लाया है जो 15 फरवरी से एप्लीकेबल होगा। ये रूल है चार्जबैक से रिलेटेड। अब ये चार्जबैक क्या होता है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर हम लोग न्यूज की तरफ आएंगे और आपको धीरे धीरे ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। चार्जबैक का मतलब है एक रिवर्स ट्रांजैक्शन, यानी कि ये बेसिकली तब होता है जब किसी यूजर का पैसा गलती से या फिर किसी फ्रॉड की वजह से डेबिट हो जाता है और जब उसको वापस लाना होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग चार्जबैक। ये प्रोसेस रेमिटिंग बैंक के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। रेमिटिंग बैंक यानी कि जिसने पेमेंट किया, यानी कि अगर मैं किसी को पैसा भेज रहा हूं तो मेरा बैंक होगा रेमिटिंग बैंक, और जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है उसको बेनिफिशियरी बैंक कहते हैं। तो रेमिटिंग बैंक इनिशिएट करता है ये प्रोसेस ताकि बेनिफिशियरी बैंक से पैसे वापस लाए जा सके। एनपीसीआई के नए रूल्स के मुताबिक चार्जबैक की ऑटो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन सिस्टम में इंप्लीमेंट की जाएगी ताकि बैंक्स के बीच ये प्रोसेस स्मूथली हो और अननेसेसरी डिलेज ना आए। यानी कि पहले ये चीज मैनुअली होती थी, लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी कि सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा ये गलती से पेमेंट गया है, गलत अकाउंट में गया है या कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक पैसे वापस हो जाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली चार्जबैक हो जाएगा। अब ये रूल लाया क्यों गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था कि रेमिटिंग बैंक्स चार्जबैक रेस करते थे और बेनिफिशियरी बैंक को डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का पूरा टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि चीजें मैनुअल होंगी तो टाइम तो लगेगा ही। और इस वजह से कुछ केसेस में चार्जबैक ऑटो क्लोज हो जाते थे और आरबीआई पेनल्टी भी लगाता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनपीसीआई ने इस रूल का इम्प्लीमेंटेशन किया है ताकि चार्जबैक के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके और बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा इफिशिएंट बनाया जा सके। अगली न्यूज है डिफेंस सेक्टर से। इंडिया ने फ्रांस के साथ 90,000 करोड़ रुपए का बड़ा डिफेंस डील फाइनलाइज किया है जो नेवी की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन की पेरिस में मीटिंग के दौरान ये एग्रीमेंट कंफर्म हुआ। इंडियन नेवी को 26 राफेल एम फाइटर जेट्स मिलेंगे जो मिग 329 के जेट्स को रिप्लेस करेंगे और साथ ही 3 नए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी लिए जाएंगे जो पहले के 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स की तरह मैजेगॉन डॉक मुंबई में बनेंगे। वैसे तो फ्रांस भी इंडिया के पिनाका रॉकेट सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा रहा है जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकता है। और ये जो सारी डील है उसका फाइनल जो होगा वो अप्रैल में जब फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर इंडिया विजिट करेंगे उस वक्त फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। एनसीएलटी ने IIHL की फाइनेंशियल क्लोजर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। हालांकि आपको मैं ये बता दूं एनसीएलटी क्या है, वरना आप सोचोगे कि इसमें एनसीएलटी कहां से आ गया। वैसे तो मैंने ये चीज पहले भी बताई अपने बिजनेस न्यूज में, लेकिन फिलहाल मैं फिर से बता देता हूं। एनसीएलटी का पहले तो फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये एक जुडिशियल बॉडी है जो कंपनीज के रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी या फिर बैंक करप्सी या फिर जो डिस्प्यूट्स हो गए शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स के बीच, मर्जर्स या फिर एक्विजिशंस। तो रिलायंस
कैपिटल के केस में एनसीएलटी ने आईआईएचएल के प्ली को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब क्या होगा कि रिलायंस कैपिटल को फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करना होगा ताकि कंपनी की ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सके। इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड ने 9,861 करोड़ रुपए का रिजोल्यूशन प्लान दिया है, जिसमें से 5,750 करोड़ रुपए ऑलरेडी एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। बाकी के जो बचे हुए 4,300 करोड़ रुपए हैं वो भी लेंडर्स रेडी हैं रिलीज करने के लिए। तो आरबीआई और आईआरडीएआई की अप्रूवल मिल चुकी है। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, पेमेंट डिफॉल्ट्स और गवर्नेंस इश्यूज के कारण रिलायंस कैपिटल 2021 से ही आरबीआई अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में थी। और इस न्यूज से आपको एक लेसन भी मिलता है कि मैनेजमेंट का अच्छा होना, मैनेजमेंट का ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिलायंस यानी कि जो रिलायंस कंपनी है वो अनिल अंबानी भी कुछ ग्रुप ओन करते हैं और कुछ मुकेश अंबानी। तो अनिल अंबानी की कंपनीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने जो जो कंपनीज ओपन किया, मतलब जो बहुत सारे पास्ट में भी उन्होंने बैंकरप्सी किया, फिर जो अभी चल रहे हैं, फिलहाल कुछ टाइम पहले सेबी ने अनिल अंबानी को बैन भी किया हुआ था। तो इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप उनके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो प्लीज एक बार फिर से रिकंसीडर करो अपने डिसीजंस को, क्योंकि आपने रिलायंस पावर के साथ भी देखा क्या हुआ और रिलायंस इंफ्रा के साथ भी उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार। और अगर आपको इस न्यूज से कुछ भी सीखने को मिला हो और अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज एक लाइक और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर हिट करें। अगली न्यूज है अडानी ग्रुप की। 6 यूएस कांग्रेसमैन ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अडानी ग्रुप के खिलाफ केस को मिसगाइडेड कहा और नए अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी से डीओजे की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए। ये डीओजे क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। डीओजे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये यूएस का सबसे बड़ा लीगल और लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है। और इन 6 कांग्रेसमैन का कहना है कि ये केस इंडिया के अंदर का मामला है, फिर भी यूएस ने एक्शन लिया जो यूएस और इंडिया रिलेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेसमैन का मानना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है और चाइना को फायदा पहुंचा सकता है। यहाँ जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि उन्होंने बोला है पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। वैसे अडानी ग्रुप के ऊपर $265 मिलियन के ब्राइबरी केस का आरोप है, लेकिन कंपनी ने इन सारे एलिगेशंस को बेसलेस बताकर लीगल एक्शन लेने की बात कही थी। और मैं अगले न्यूज पे जाऊं उससे पहले मैं आपको कांग्रेसमैन भी समझाता हूं, क्योंकि मैंने इसमें कई बार ये शब्द का प्रयोग किया है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो कांग्रेसमैन का मतलब है यूएस कांग्रेस के इलेक्टेड मेंबर्स जो अमेरिका के लॉ मेकिंग बॉडी का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे मेरा वो मतलब था। अगली न्यूज है बजाज ग्रुप की। बजाज ग्रुप ने 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है इंडिया में एक नए हॉस्पिटल चेन बनाने के लिए। ये इन्वेस्टमेंट फेजेस में होगा और अफोर्डेबल के साथ साथ हाई क्लास हॉस्पिटल्स डेवलप करने पर फोकस करेगा। फिलहाल नीरव बजाज जो बजाज ऑटो के चेयरमैन नीरज बजाज के बेटे हैं, वो इस नए हॉस्पिटल बिजनेस को लीड करेंगे। बजाज ग्रुप का ये स्टेप इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर के ग्रोथ के साथ कोइंसाइड करता है, जिसमें इंश्योरेंस कवरेज और रिटायरमेंट एज बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है। फिलहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं, अपोलो हॉस्पिटल्स और मैक्स हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल चेन भी स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है, बजाज ग्रुप इस सेक्टर में कैसा करेगा? और मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बजाज ग्रुप ने सबसे पहले यानी कि जब बजाज ग्रुप की शुरुआत हुई थी तो वो किस बिजनेस से हुई थी? बजाज ग्रुप पहले किस बिजनेस में था, फिर उसके बाद किस बिजनेस में गए वो, और अब वो हेल्थ केयर सेक्टर में भी आ गए हैं। वैसे तो वो इंश्योरेंस सेक्टर में थे, वो भी एक तरह का आप हेल्थ सेक्टर कह सकते हो, बट अब वो हॉस्पिटल्स के बिजनेस में ही आ गए हैं। तो यहाँ पे वो कोर हॉस्पिटल बिजनेस में एंट्री ले रहे हैं। अगली न्यूज है एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड। पीएम मोदी और ट्रंप की 12 से 13 फरवरी की मीटिंग में न्यूक्लियर एनर्जी और एनर्जी ट्रेड पर फोकस होगा। इस मीटिंग में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस किए जाएंगे जो इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल को सपोर्ट करेगा। और मैं आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में समझाता हूँ। इसका मतलब है ये ना एक छोटी और एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से छोटे होते हैं और कम जगह में और कम कॉस्ट में ज्यादा सेफ्टी के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यूएस दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है और ये पार्टनरशिप इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और मजबूत कर सकता है। और एनटीपीसी भी न्यूक्लियर एक्सपेंशन के लिए ग्लोबल टेक प्रोवाइडर से बात कर रहा है। तो इंडिया जो ईवी सेक्टर में आपको पता है कितना अच्छा कर रहा था। मुझे क्या लगता है, इंडिया 3 जगह पे बहुत ज्यादा
आप ऐसा कह सकते हो कि ग्रोथ लाएगा। ईवी सेक्टर, पावर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया अभी काफी ज्यादा पीछे है, लेकिन वो समय बहुत दूर नहीं है जब इंडिया भी चाइना की तरह एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके पूरी दुनिया के सामने बाहर निकल करके आएगा। और आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बिजनेस न्यूज की सीरीज बहुत पसंद आती होगी, और अगर आप ऐसी ही वीडियो डेली चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर हिट करें। तब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा। कल हम फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।